हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणक्कम, जय हिंद दोस्तों। कैसे आप लोग? मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा। और आज मैं फिर बता दूं, इस बार का फाइब्रोस्कैन कैंप 18 तारीख को है। जिन लोगों को कराना हो मेरे नंबर 9810416762 पे रजिस्ट्रेशन करा दें। और चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक ये है कि कई लोग ये शिकायत करते हैं कि उनके पैरों में, उनके एंकल्स में सूजन आ जाती है। तो अब ऐसे तो मैं इस पर शायद पहले वीडियो बना चुका हूँ। आज मैं सिर्फ ये बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन सी दवाइयाँ, कौन कौन सी मेडिसिन ये सूजन कर सकती हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप सारे टेस्ट करा लेते हो और 7 टेस्ट नॉर्मल आते हैं, और डॉक्टर फिर बड़े बड़े टेस्ट कराते हैं, फिर तब भी कुछ नहीं आता है। और ये कोई ध्यान नहीं देता कि ये एक ऐसी दवा खा रहा है पेशेंट जिसकी वजह से सूजन आ सकती है। जनरली जो पैरों में सूजन आती है, छोटे कारण भी हो सकते हैं, बड़े कारण भी हो सकते हैं, इसलिए इसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। देखो, वैसे जनरली जो है पुअर ब्लड सर्कुलेशन की वजह से सूजन आ सकती है, वीनस इनसफिशेंसी की वजह से सूजन आ सकती है, हार्ट फेलियर के पेशेंट में सूजन आ सकती है, किडनी फेलियर के पेशेंट में सूजन आ सकती है, लीवर फेलियर के पेशेंट में सूजन आ सकती है। अगर आपको खून की कमी है, एनीमिया है, हाइपोप्रोटीनीमिया, प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी, उसमें सूजन आ सकती है। ब्लड क्लॉट हो गया है ना, डीवीटी हो गया है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो गया, उसमें सूजन आ सकती है। हालांकि उसमें जनरली एक पैर में आती है, ठीक है। तो ऐसे हार्ट फेलियर मैंने बता ही दिया। तो इस तरह से बहुत सारे मेडिकल कंडीशंस हैं जहाँ पैरों में सूजन आ जाती है। इवन थायराइड के पेशेंट में सीवियर हाइपोथायराइडिज्म जो होता है, वहाँ पे भी पैरों में सूजन आ जाती है, जिसको मिक्सेडिमा कहते हैं। तो और कई लोगों का इडियोपैथिक इडिमा लेडीज में होता है, जिसमें कोई कारण भी नहीं होता, साइक्लिकल इडिमा होता है, हर महीने आती है सूजन, फिर गायब हो जाती है। तो ये तो हो गया, एक मैंने मोटा मोटा बता दिया। मेरा मकसद है आज कुछ मेडिसिन बताने का, ठीक है, जो मेडिसिन ये कर सकती है। तो नंबर 1 पे सबसे ऊपर एक मेडिसिन है, वो है एम्लोडिपिन। एम्लोडिपिन ब्लड प्रेशर की दवा है, जिसको बोलते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो ये दवा सूजन करती है। जब मैंने एम्लोडिपिन का वीडियो बनाया था, तो उसमें भी मैंने अलग से बताया था कि ये दवा पैरों में सूजन कर सकती है। और अगर आपको मान लो, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सूजन उसी समय आएगी, खाते ही आ जाएगी। हो सकता है 1 साल के बाद आ जाए, हो सकता है 6 महीने बाद आ जाए। और ये भी डिपेंड करता है कि आप कितनी डोज ले। अगर आप हाई डोज ले रहे हो, जैसे कि 10 मिलीग्राम, 5 से 10 मिलीग्राम, 2.5 से लेके 10 मिलीग्राम हम डोज दे सकते हैं, और सिंगल डोज देनी होती है दिन में एक ही बार। तो अगर आप 10 मिलीग्राम डोज ले रहे हैं तो ज़्यादा खतरा है सूजन आने का। तो अगर आप दवा बंद कर देंगे तो सूजन गायब हो जाएगी। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि कहीं आप एम्लोडिपिन नाम की दवाई, जो एम्लोडेक के नाम से आती है, एम्लोसेफ के नाम से आती है, एम्लोवास के नाम से आती है, तो कहीं आप ऐसी दवा तो नहीं ले रहे हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर को ये चेक करना चाहिए कि कोई मेरी दवा से ही तो नहीं पेशेंट को सूजन आनी शुरू हो गई, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 दवा दूसरी है प्रीगाबालिन। प्रीगाबालिन एक न्यूरोपैथी में हम देते हैं, नर्व्स फंक्शन के लिए देते हैं। तो प्रीगाबालिन भी फ्लूइड रिटेंशन कर सकती है। और इवन हार्ट पेशेंट में, जहाँ पे हार्ट की पंपिंग पुअर है, तो वहाँ पे ये दवा देने से पहले सोचना चाहिए। और अगर देनी भी है तो लो डोज में दें, हाई डोज में ना दें, ठीक है। तो ये, क्योंकि इस दवाई के बारे में ये वाला साइड इफेक्ट बहुत कम लोगों को पता है कि ये सूजन भी कर सकती है, बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन भी कर सकती है। तो ये दूसरी मेडिसिन होगी प्रीगाबालिन, जो 75 mg लो डोज है उसकी। हालांकि 50 mg में भी मिलती है, लेकिन बहुत कम मिलती है। और क्योंकि जो जनरली ये डायबिटिक पेशेंट में बहुत दी जाती है, और डायबिटिक पेशेंट में क्या होता है कि मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना। उनका किडनी प्रॉब्लम भी हो सकती है, उनका फ्लूइड पहले से ही हो सकता है बॉडी में, उनका हार्ट भी वीक हो सकता है। तो ज़रूर ध्यान रखें पेशेंट को देने से पहले। तीसरी दवाई भी प्रीगाबालिन से ही मिलती जुलती है, और वो है गाबापेंटिन, ठीक है, जो 100 mg से लेके आप 300 mg, 600 mg, 1200 mg, इवन 1800 mg तक दी जा सकती है। उसका भी सेम कहानी है, उसकी भी सेम कहानी है कि वो भी फ्लूइड रिटेंशन कर सकती है, हार्ट फेलियर को बढ़ा सकती है, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम कर सकती है अगर आप हाई डोज में देते हैं। तो जिन लोगों को ये पहले से ही प्रॉब्लम्स हो, उन लोगों को सावधान हो जाना चाहिए। और नेक्स्ट दवा है, शुगर की दवा है, पायोग्लिटाजोन और रोसिग्लिटाजोन। ये तो मैं पहले भी वीडियो में बना चुका हूँ कि इनसे वजन बढ़ता है, फ्लूइड रिटेंशन होता है, पानी इकट्ठा हो जाता है बॉडी के अंदर। और स्पेशली देखो, डायबिटिक पेशेंट में ये शुगर की दवा है पायोग्लिटाजोन। अब शुगर की दवा भी दे रहे हो पायोग्लिटाजोन, साथ में प्रीगाबालिन भी दे रहे हो, तो इडिमा होने के चांसेस और ज़्यादा डबल हो जाते हैं। तो हार्ट फेलियर, अगर पेशेंट की हार्ट की मसल वीक है, तो इन दवाइयों को देने से बचें। पायोग्लिटाजोन तो स्पेशली क्रॉस है उन लोगों के लिए, जो मोटे लोग हैं उनको नहीं देनी है।
जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है उनको भी अवॉइड करें, और जहाँ किडनी की प्रॉब्लम है उनको भी अवॉइड करें, क्योंकि पानी भरने के चांसेस रहते हैं, फिर सांस फूलनी शुरू हो जाती है, फिर रात को प्रॉब्लम होती है। और स्पेशली फिर ऐसे पेशेंट में गाबापेंटिन या प्री गाबालिन भी चली होती है, क्योंकि पेशेंट को न्यूरोपैथी भी होती है, नेफ्रोपैथी भी है। तो जहाँ मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं शुगर को, तो वहाँ पे सोच के दें कि प्री गाबालिन और पायोग्लिटाजोन का कॉम्बिनेशन बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। नेक्स्ट है एनाल्जेसिक पेन किलर, जिनको हम बोलते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ये पेन किलर होते हैं और ये फ्लूइड रिटेंशन करते हैं, सूजन करते हैं पैरों में। और ये भी जो पेशेंट को हार्ट वीक है तो उनको हार्ट फेलियर ये पेशेंट कर सकते हैं। स्पेशली किडनी के पेशेंट में भी ये दवाइयाँ बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। तो पेन किलर तो मुझे हर हालत में ख़राब ही लगते हैं, मैं तो खुद अवॉइड करता हूँ। मैंने कल एक वीडियो भी बनाया था कि मुझे 2 दिन पेन किलर खानी पड़ी और मेरी बॉडी में पानी इकट्ठा हो गया, मेरे फेस पे सूजन आ गई, है ना। तो हालांकि मैंने बंद किया और पानी वानी खूब पिया तो वो निकल गया होगा काफ़ी हद तक। तो आज मुझे अपने आप को थोड़ा हल्का लग रहा है, माइल्ड हो सकता है अब 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन कोशिश करें जितना भी पेन किलर कम से कम दे उतना अच्छा है। और पेन किलर बहुत सारे आते हैं ऐसे, है ना, नेप्रोक्सेन है, आइबुप्रोफेन है, वोवरॉन के नाम से आती है, कॉम्बीफ्लेम के नाम से आती है, डिस्प्रिन है, और क्या बताऊँ बहुत सारी पेन किलर है, है ना, इट्रीकॉक्सिब है, पल्मोकॉक्सिब है। अब नई नई आ गई हैं, बोलते हैं जिनका साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर पेन किलर का साइड इफेक्ट है, चाहे वो कितनी भी एडवांस क्यों ना हो, ठीक है। और नेक्स्ट है बर्थ कंट्रोल पिल्स, जिसमें ईस्ट्रोजन होता है। हालांकि बहुत सीवियर साइड इफेक्ट नहीं है, रेयर साइड इफेक्ट है बर्थ कंट्रोल पिल का। लेकिन ईस्ट्रोजन जो है एक प्रॉब्लम को बढ़ा भी सकता है कि ईस्ट्रोजन कैन रेज द रिस्क ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। तो जो लोग ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स पे होते हैं उनमें रिस्क ज़्यादा होता है ब्लड क्लॉटिंग का, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जिन लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम पहले हो चुकी हैं तो उनको ये दवाइयाँ थोड़ा अवॉइड ही करें तो बेटर हो। लास्ट में फिर वो है जो सबसे खतरनाक है, स्टेरॉइड्स, ओरल स्टेरॉइड्स। कई बार शॉर्ट टर्म स्टेरॉइड दिए जाते हैं हफ्ता 10 दिन के लिए, वो तो चलो ठीक है, जैसे आप बंद करोगे उसका असर 2-4 दिन में चला जाता है। लेकिन लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड, बड़ी सारी ऐसी ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ है, जहाँ पे लंबे समय तक स्टेरॉइड देने पड़ते हैं। और इवन आर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो वहाँ पे लंबे समय तक स्टेरॉइड देने पड़ते हैं। तो जिसकी वजह से ये सूजन वूजन बॉडी में आ जाती है, वजन बढ़ने लग जाता है, आपके शुगर बढ़ने के चांसेस होते हैं, बीपी बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो स्टेरॉइड से तो बहुत सारी प्रॉब्लम होने चांसेस है, बॉडी की इम्यूनिटी वीक हो जाती है, सेकेंडरी इन्फेक्शन और या अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन या वैसे भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए स्टेरॉइड तो जितना कम यूज़ करें उतना अच्छा, लेकिन ये एक लाइफ सेविंग मेडिसिन है तो देनी भी पड़ती है कई बार मजबूरी में, तो क्या करें पेशेंट के लिए। लेकिन वही होता है करो या मरो, आई मीन सिचुएशन, तो जहाँ पे देनी पड़ती है मजबूरी होती है। तो लेकिन जहाँ पे लोग जो बाबा लोग बैठे हुए हैं, क्वैक बैठे हुए हैं, वो बिना पर्चे के इसको बहुत जल्दी शुरू कर देते हैं, अपने पास से मिला मिलू के दे देते हैं, जिससे कि पेशेंट को जल्दी आराम आ जाए। और लोग जाते भी हैं कि वहाँ एक डॉक्टर है, झज्जर में एक डॉक्टर है, वो ऐसी दवाई देता है, दर्दें बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। फलानी जगह एक डॉक्टर है, बाबा है, वो दवाई देता है, पैसे भी नहीं लेता। तो मतलब ये सब चीज़ें अनपढ़ लोग जो हैं वो चले जाते हैं, फंस जाते हैं और बाद में बड़ी बड़ी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो आज का टॉपिक सिर्फ इतना ही था कि मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा जूनियर डॉक्टर से कि भाई आप जब पेशेंट को दवाई देते हो तो आपको उसके साइड इफ़ेक्ट पता होने चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी दवाई से पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही होती है, पेशेंट को प्रॉब्लम नहीं होती। और इसको इट्रोजेनिक कहते हैं, जो दवाइयों से प्रॉब्लम होती है इसको आइट्रोजेनिक बोलते हैं। कि कहते हैं कि ज्यों ज्यों दवा की मर्ज बढ़ता चला गया, तो वो कुछ ऐसे ही हाल है। तो ये दवाइयाँ जिन लोगों को भी सूजन आती है, हार्ट वीक है, उनका पंपिंग एक्शन पुअर है, किडनी की प्रॉब्लम है, और तो ये वाली दवाइयाँ सोच के दें, ठीक है। और हमेशा एक डिग्री वाले डॉक्टर के पास जाएं, चाहे वो MBBS हो, चाहे वो MD हो, चाहे वो DM हो, ठीक है। तो ये आपका कर्तव्य है कि एक बार डिग्री चेक कर लें। हालांकि 50% फर्जी डिग्री वाले भी बैठे हुए हैं, ये भी बात सच है, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। और दिवाली के लिए आपको एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या बोलूं, गाना क्या बोलूं, कौन सा गाना गाऊं भाई? दिवाली का बताओ कोई। इसको भी याद नहीं आ रहा, वो फोटोग्राफर को याद नहीं आ रहा, मुझे याद नहीं आ रहा, इसका बुढ़ापा तो पहले ही आ गया, दिवाली का एक गाना तक याद नहीं है इनको। छोड़ो यार, क्या है, अगली बार दूसरा पकड़ के लाऊंगा वीडियो बनाने वाला जिसको गाने तो पता हूँ।
खुशियां ही खुशियां हो दामन में जिसके, क्यों ना खुशी से वो दीवाना हो जाए। तो भगवान करे आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियां आए, लक्ष्मी आपके घर निवास करे, निकले ही ना, वहीं घुसी रहे। और हमारे यहाँ तो आती है और निकल जाते दूसरे रास्ते से, पता नहीं कहाँ, पैसा बचता ही नहीं है, क्योंकि घर में एक लक्ष्मी बैठी हुई है, वो पैसा बचने ही नहीं देती। उधर से लक्ष्मी आती है, वो लक्ष्मी के हाथ में से ले लेती है, लक्ष्मी उधर से निकल जाती है। जय हो, धन्यवाद, थैंक यू।